गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आई ए एस ब्रोदर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताऊंगा। मतलब गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल कैसा था और उसने अपने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताऊंगा। अगर ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस टॉपिक से आपको यूपीपीसीएस के लिए यूपीएससी आरओ और एसएससी सीजीएल में जितने भी एग्जाम हैं उनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। एक बार गयासुद्दीन बलबन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारा कौन है, गयासुद्दीन तुगलक सॉरी गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं। सही है, गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ से बलबन का जो शासनकाल रहता है वह 1200 से लेकर 1286 तक रहता है। 1266 से लेकर 1286 तक इसका शासनकाल रहता है। सही है। बलबन का जो मूल नाम या इसका उपनाम जो था वो बाहुदीन था। ठीक है। वंश वंश कौन सा था, बलबन का वंश कौन सा था, तो बलबन का जो वंश था वो अफरासियाब था। मतलब बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। तो ये अफरासियाब जो वंशज है ये मंगोलों का है। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि समाप्ति रीत कौन सी है। मतलब बलबन ने कौन सी रीत समाप्त की, तो बलबन ने तुर्काने चहलगबी रीत को समाप्त कर दिया, जो इल्तुतमिश के टाइम से चलती आ रही थी। ठीक है। तुर्काने चहलगबी का जो गठन करता है वो इल्तुतमिश करता है। लेकिन जब बलबन शासक बना तो उसने तुर्काने ए चहलगबी को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बलबन एकमात्र ऐसा शासक था जिसको दासता से मुक्त नहीं किया गया। ठीक है। और बलबन क्यों प्रसिद्ध हुआ? बलबन क्यों प्रसिद्ध हुआ? बलबन इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि बलबन ने सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान छत्र का प्रयोग किया। यानी कि मतलब बलबन सुल्तान ना होते हुए भी वो सुल्तान की शक्ति का प्रयोग करता था। ठीक है, इसलिए वो प्रसिद्ध था। अब देखते हैं यहाँ पर महल। सही है। तो बलबन ने अपने पास दिल्ली के निकट एक के बनाया, उसने लाल महल बनवाया। मतलब बलबन ने अपने लिए रहने के लिए अलग से उसने दिल्ली में एक लाल महल बनवाया। ठीक है। और ये जो हमारा लाल महल है इसमें ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। सही है, ये बात जो हमें ध्यान रखनी है। बात करते हैं बलबन की दो संतानें थी। बलबन की दो संतानें थी। एक जो था हमारा शहजादा मोहम्मद, एक बुकरा खां। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मतलब उसकी कितनी संतानें थी। तो बलबन के दो पुत्र थे, एक शहजादा था, एक बुकरा खां था। सही है। जो महमूद शहजादा था उस था, तो ये जो था हमारा मुल्तान सिंध और लाहौर का शासक था। ठीक है। ये कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। अब वर्तमान समय का पड़ता पाकिस्तान में। मतलब ये मुल्तान सिंध और लाहौर के शासक था। जबकि बुकरा खां सोनामा आसान सोनामा और ओ कच्छ का शासक था। ठीक है। जो बलबन का सबसे प्रतापी जो पुत्र था वो बुकरा खां था। सही है, ये ओकचक का भी शासक था। अब जैसे
शहजादा के जो पुत्र थे वो कौन थे हमारे, केफुशाय और केऊमुस, ठीक है। जबकि बुकरावा का जो पुत्र था वो केकुवाड़ था, केकुवाड़ था, ठीक है। और ये जो नाम थे मतलब ये मंगोल जो नेता थे, ये मंगोल जो सेना के अधिकारी थे उनके नामों पर रखे गए, ठीक है। तो ये जो था बलबन के पोते थे, बलबन के कौन थे, पोते थे, ठीक है। और केकू बाड़ की जब बात करते हैं, केकू बाड़ ने ही जो हमारा जलाउद्दीन खिलजी था उसको शाइस्ता खान की उपाधि देता है, ठीक है। आपसे मतलब ये भी पूछ लिया जाएगा जो केकू बाड़ ने शाइस्ता खान की उपाधि किसे दी, तो अलाउद्दीन खिलजी या फिर हमारा बलबन, सही है। तो आंसर लगाएंगे हम इसका जलाउद्दीन खिलजी। तो ये हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो बलबन वंश ने जो अपना वो जो चलाया था मतलब शासन, उसे देखा है शासन या शासनकाल, तो उसे जो कहा जाता है दास वंश कहा जाता है, सही है। जैसे इल्तुतमिश भी दास वंश को चला सकता, ठीक है, सॉरी मतलब इल्तुतमिश भी दास वंश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास वंश में शामिल थे, मतलब ये सारे दास थे। मतलब कुतुब जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका, गोरी का गुलाम था, ठीक है। और हमारा इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। ऐसी बलबन भी दास था। बात करते हैं यहाँ पर दास वंश की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। मतलब जो दास वंश था उसकी वित्तीय व्यवस्था कैसी थी, मतलब एक दास वंश की जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि वो कह रहा कि दास वंश की वित्तीय व्यवस्था, सही है। तो बलबन ने अपने शासनकाल में निम्न व्यवस्थाएं स्टार्ट की, जैसे उसने खिराज कर स्टार्ट किया, सही है। कि खिराज कर, उर्स कर, जजिया कर, खुम्बस, जकात कर, चुंगी कर। मतलब खिराज कर, उर्स कर, जजिया कर, खुम्बस कर, जकात कर और चुंगी कर, सही है। अब बात करते हैं यहाँ पर जकात कर क्या था, तो जकात कर जो था एक भूमि कर था, जकात कर जो था भूमि कर था। और सॉरी, खिराज का जो था एक भूमि कर था, और ये हिंदू के खिराज जो लिया जाता वो हिंदुओं के लिए हिंदू समानताओं और किसानों से लिया जाता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है खिराज क्या है, तो खिराज क्या है, स्टेटमेंट पूछ ली कि मतलब भूमि कर है या फिर पानी कर है या दूसरा कर, सही है। और किससे लिया जाता था, खिराज जो लिया था हिंदुओं किसानों से लिया जाता था, सही है। बात करते हैं उर्स, उर्स भी एक भूमि कर था, ठीक है। उर्स भी क्या था, मतलब भूमि कर था। तो ये कहीं से लिया जाता, ये मुस्लिम क्षेत्र के अधिक वाली क्षेत्रों से लिया जाता था, मतलब जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक होती थी जिस क्षेत्र में, वहाँ से उर्स नामक को कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। मतलब ये जो आपसे से जो यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलता है हर एग्जाम में, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, इसके बाद करते हैं हम जजिया कर, ठीक है। तो जजिया कर की बात करते हैं, तो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, सही है, बताओ किस जजिया कर जो लगाया सबसे पहले मोहम्मद कासिम, मतलब 1700 कुछ 784 ईस्वी के आसपास आता है ये, उसने जजिया कर लगाया, सही है। जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम है, सही है। ये जजिया कर क्या था, ये जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि ये हिंदुओं से लिया जाता था। कि प्रथम श्रेणी के जो हिंदू थे उनसे 48 दिहम लिया जाता था, ठीक है।
जो प्रथम श्रेणी के जो मतलब हिंदू थे उनसे 48 हम लिया जाता था, और द्वितीय श्रेणी के हिंदू से 24 हम लिया जाता था। दी हम क्या था, उस टाइम की मतलब मुद्रा थी, जैसे इस टाइम रुपये चल रहा है। और तीसरी श्रेणी के जो हिंदू थे उनसे 12 दिहम लिया जाता था। प्रथम श्रेणी के हिंदू में जो थे पंडित ब्राह्मण आते थे, जबकि सेकंड श्रेणी में जो आते थे वे राजपूत वगैरह आते थे, जबकि तीसरी श्रेणी में दलित समाज आता था। सही है, निचले वर्ग के लोग। बात करें खुम्बस क्या था। सही, खुम्बस। तो एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ये खुम्बस क्या है, तो स्टेटमेंट में देगा भूमि कर है, या युद्ध में लूटा हुआ धन, या धार्मिक कर। सही है, तो हमको इसमें आंसर लगाना होगा कि खुम्बस की बात करें, खुम्बस क्या था, कि खुम्बस युद्ध, कि खुम्बस जो था युद्ध में लूटा हुआ धन था। सही है, खुम्बस का क्या था, खुम्बस एक युद्ध में लूटा हुआ धन था। जब राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता था, तो वहां से जो जितना भी धन लूटता था, ठीक है, तो उसको वो अपने राज्य में लेता था। एक मिनट जरा इसको रफ कर देते हैं। मतलब जब कोई राज्य किसी राज्य पर हमला करता था, और वहां उसको विजय प्राप्त होती थी, तो वहां से जितना भी वो धन लूटते थे, उस धन को मतलब खुम्बस कहा जाता था। सही है, और खुम्बस कर का 1/5 भाग जो लिया जाता था वो राजकोष में जमा कर लिया जाता था, जबकि 4/5 भाग जो था, इसका जो 4/5 भाग जो था, मतलब जैसे कि हम देखें, मतलब इसका 4/5 भाग जो था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। मतलब खुम्बस कर का कितने बटे भाग राजकोष में रख लिया जाता था, और कितना बटे सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो आपको ये संख्या याद रखनी, 1/5, फिर 1/5 आपको याद रखना, फिर 1/5 याद रखना पड़ेगा, और 4/5 भी। ठीक है, जकात कर की जब बात करते हैं, जकात कर क्या था, कि जकात कर एक धार्मिक कर था, और ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था। कि जकात कर जो था कि एक धार्मिक कर था, और ये जो केवल मतलब किसे लिया जाता, मुसलमानों से लिया जाता था। और ये इसकी दर क्या थी, इसकी 40% लिया जाता है, मतलब टोटल आय का मतलब जितनी टोटल आय का 40% लिया जाता था जकात का। ठीक है, अब बात करते हैं चुंगी कर की। चुंगी कर ये मुसलमानों से कि चुंगी कर मतलब गाय भैंसों पर लिया जाता था। सही है, और ये मुसलमानों और हिंदू दोनों से लिया जाता था। सही है, तो आपको ये तो आपको यहाँ पर ध्यान देना हो, ऐसा कौन सा कर था जो दास वंश में, ऐसा कौन सा कर था जो मुसलमान और हिंदुओं से लिया जाता था। सही है, तो मुसलमानों से जो लिया जाता था 1.5% सॉरी 2.5% लिया जाता था, जबकि हिंदुओं से 5% लिया जाता था। सही है, हम बात करते हैं राज्य के। दास वंश में राज्य का स्वरूप कैसा था, मतलब जो दास वंश था उसमें राज्य का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि दास वंश का जो शासन था वो कुरान पर आधारित कैसा था, कुरान पर आधारित इलवरी तुर्क शासन प्रणाली पर आधारित था। मतलब बलबन के समय में जो वहाँ का जो शासन था वो कुरान पर आधारित थी, इलवरी तुर्क शासन प्रणाली पर आधारित था। सत्ता जो थी वो सैन्य शांति पर आधारित थी। मतलब बलबन के समय में जो राज्य की जो सत्ता थी वो सैन्य शांति पर आधारित थी। मतलब राज्य में शांति जो बनाएंगे वो सैनिक बनाएंगे। ठीक है, और भूमि जो थी वो तुर्क शासकों के हाथों में थी। मतलब
बलबन के समय में जो भूमि का जो पार्ट था वो तुर्क शासकों के हाथों में था, मतलब तुर्क। सही है। बलबन के समय में केवल तुर्क लोगों को ही नागरिकता प्रदान की। मतलब बलबन कहने का मतलब ये कि जो बलबन जो था, कि बलबन ने केवल तुर्क लोगों को ही नागरिकता माना और बाकी को उसने बाकी व्यक्ति को उसने काफिर काफिर कहा और बलबन कहा। ठीक है। और बलबन ने हिंदू को जिम्मी कहा। ठीक है। बलबन के समय में हिंदू जनता के पास दो विकल्प थे। कौन कौन से विकल्प थे, मतलब दो विकल्प कौन कौन से थे? या तो आप जजिए कर दें, ठीक है, या तो आप मतलब जो शासक को जजिए कर दें, या जजिए नहीं देते तो आप उसको नहीं देते तो इस्लाम स्वीकार करें। ठीक है। उस जन हिंदू जन के बलबन ने जो है हिंदू जनता के सामने दो विकल्प रखे, या तो आप जजिया दें, और जजिया नहीं देते तो आपको इस्लाम धर्म को करना पड़ेगा। सही है। जिसमें से अधिकतर लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ठीक है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को